लास्ट हमने डिस्कस करा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिमिलर लाइंस पे इंडक्टिव इफेक्ट से वी कैन एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ amines. We can compare which amine is more basic and which is less basic. कोई भी अमीन को हम बेसिक कब कहते हैं? लुईस बेस, जब उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। अगर मेरा कोई ग्रुप उस लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ा देता है तो मेरा बेसिक करेक्टर बढ़ जाता है। अगर लोन पेयर की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो मेरा बेसिक करेक्टर कम हो जाता है। अब यहाँ पे पीछे भी हमने डिस्कस करा CH3 ग्रुप है और हम एक एज्यूम कर सकते हैं कोई भी वैसे अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे हम CH3 ले रहे हैं। जितने ज़्यादा मेरे CH3 ग्रुप होंगे उतना मेरा नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो गया, उतना मेरा लोन पेयर की इंटेंसिटी ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ जाएगी, उतना मेरा अमीन्स का बेसिक करेक्टर सब ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप है। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना। इस केस में मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, इस केस में मेरे पास 1 अल्काइल ग्रुप है और अमोनिया में मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो मेरे पास बेसिक करेक्टर टर्शरी अमीन का सबसे ज़्यादा होएगा, सेकेंडरी अमीन का उससे कम हो जाएगा और प्राइमरी अमीन का उससे कम हो जाएगा, अमोनिया का मेरा सबसे कम होगा। जितने ज़्यादा मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे अमीन पे बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, जितने ज़्यादा मेरे विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना बेसिक करेक्टर कम होएगा। मैंने बेसिक करेक्टर कैसे देखना है? लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, लोन पेयर की इंटेंसिटी कम हो रही है तो बेसिक करेक्टर मेरा कम हो रहा है। ये तो है अमीन्स की बेसिसिटी कंपैरिजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फैक्टर रोल प्ले करते हैं, अमीन्स के केस में ऐसा होता है। अगर मेरा एक्वस सोल्यूशन है तो मेरे पास जो ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया के बजाय मेरे पास मिथाइल ग्रुप में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी अमीन आता है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मेरी टर्शरी अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगी, फॉलोड बाय प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन फॉलोड बाय प्राइमरी अमीन, देन हमारे पास अमोनिया आएगा। सिमिलर लाइंस पे हम बेसिक करेक्टर अमीन्स का अमाइड के साथ कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये मेरे पास इथाइलिन अमीन है, ये मेरा जो इथाइल ग्रुप है R ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। अमीन ये मेरी बेसिक है, लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मेरे पास बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। दूसरा मेरे पास कंपैरिजन मैंने करना है एसिटामाइड, मेरे पास ये कंपाउंड है। अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं, नाइट्रोजन लोन पे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना देता है तो मेरे पास O पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। दैट मीन्स मेरे पास इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बने? CH3CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब इस केस में मेरा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो बेसिक होएगा। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, नहीं रहती, तो बेसिक करेक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे पास इस केस में सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप है, इस केस में मेरे पास ऐसा ग्रुप आ रहा है कि उसमें एक ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है जिस केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं रहता। इस केस में ऑल टाइम नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, इस केस में ऑल टाइम नहीं अवेलेबल। मींस ये मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया, ये मेरा कम बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइंस। कोई भी कंपाउंड को हम एसिडिक कब कहते हैं? जब वो H पॉजिटिव लूज़ कर देता है। अब मेरी एल्काइंस एसिडिक क्यों है? अगर मेरी एल्काइंस एसिडिक बिहेव कर रही हैं तो वो मुझे H पॉजिटिव देंगी। अगर H पॉजिटिव देंगी साथ में मेरे पास कुछ अनायन आएगा। अब हमें इस अनायन की, इस पर्टिकुलर एल्काइन में मेरे पास अनायन क्या बनेगा? ये बना। और इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास अनायन क्या बनेगा? ये वाला। मुझे तीनों अनायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है।
अनाइन मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़। कोई भी चार्ज स्पीशीज़ पे अगर वो चार्ज इंक्रीज़ होता है स्टेबिलिटी कम होती है, अगर वो चार्ज डिक्रीज़ होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेगेटिव चार्ज है, डोनेटिंग ग्रुप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा एक्सटेंट तक बढ़ा देंगे, वीक डोनेटिंग ग्रुप लेस एक्सटेंट तक बढ़ा देंगे। अगर मैं एसिटिलीन एंड मिथाइल एसिटिलीन का कंपेयर करूँ, यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप आ गया, डोनेटिंग ग्रुप आ गया, नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ गई, ये मेरा अनस्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया क्योंकि ये मेरा स्टेबल है, इजीली ये एल्काइन इसमें और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगी। इस केस में ये मेरा अनस्टेबल है, तो ये एल्काइन इसमें इजीली डिसोसिएट नहीं होगी, नहीं डिसोसिएट हो रही तो मेरा वीक एसिड हो गया। नेक्स्ट मेरे पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ, इथाइल एज कम्पेयर टू मिथाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है, मेरा ये वाला कार्बेनाइन उतना अनस्टेबल हो गया। अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूँ, ये वाली एल्काइन मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी, ये मेरी उससे कम होगी, ये मेरी इससे कम होगी। आपको बेसिकली क्या देखना है, कोई भी जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है वो मेरा मतलब उसको डिसोसिएट होके कौन सा आयन बन रहा है, नेगेटिव आयन है तो आप देखोगे जिस केस में विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे नेगेटिव आयन स्टेबल होंगे, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ अनस्टेबल होंगी। कोई भी चार्ज स्पीशीज़ पे अगर वो चार्ज बढ़ता है वो अनस्टेबल होता है, अगर वो चार्ज घटता है तो वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट है यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे मेरे पास इथाइल है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया और ये मेरा टर्शरी हो गया। अब कार्बोकेटाइन मेरे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़, पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट चार्ज स्पीशीज़ है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये मेरा चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होएगी, अगर ये चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। कोई भी चार्ज पे अगर वो चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती है अनस्टेबल होता है, घटती है स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है, डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मीन्स नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं। अगर डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो पॉजिटिव की इंटेंसिटी घटेगी तो स्टेबल हो जाएगा। मोर इज़ द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप, इस केस में एक डोनेटिंग ग्रुप है, इस केस में दो, इस केस में तीन। मोर इज़ द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप, उतने ज़्यादा एक्सटेंट तक पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होएगी, उतना मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ, टर्शरी मेरा सबसे स्टेबल होएगा, सेकेंडरी मेरा उससे कम स्टेबल होएगा, प्राइमरी मेरा उससे कम स्टेबल होएगा। नेक्स्ट है सिमिलर लाइंस पे वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस। अब मेरे पास कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, अगर उस पर कोई डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा तो मेरा नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतनी नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उतना वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी कार्बेनाइन है, ये मेरा सेकेंडरी कार्बेनाइन है और ये मेरा टर्शरी है। टर्शरी कार्बेनाइन में 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो मेरे पास ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बेनाइन के केस में मेरा प्राइमरी कार्बेनाइन सबसे स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी लीस्ट हो जाएगा। कार्बोकेटाइन के केस में टर्शरी सबसे स्टेबल होएगा, प्राइमरी सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी मेरा उससे कम हो जाएगा। कार्बेनाइन के केस में 3 ग्रुप है डोनेटिंग, नेगेटिव के चार्ज को उतना इंटेंसिफाई कर देंगे। सेकेंडरी के केस में 2 डोनेटिंग ग्रुप है, लेस एक्सटेंट तक नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होएगा। प्राइमरी के केस में, कार्बेनाइन के केस में 1 डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज लीस्ट, तीनों में अगर देखें तो लीस्ट इंटेंसिफाई होएगा, तो मेरे पास ये सबसे अनस्टेबल, ये सबसे स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं
पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हम इलेक्ट्रोनिक इंडक्टिव इफेक्ट है जो हमारा, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जितना मेरा दो एटम्स जिनके बीच में मैंने डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी देखनी है, जितना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होएगा उतना मेरे पास वो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कैसे देख सकते हैं, जो भी वो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख सकते हैं। अब मेरे पास इस केस में दोनों ही कार्बन है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, DM में डाइपोल मोमेंट को कर रही हूँ, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट इस केस में 0 होगी। अब मेरे पास मिथाइल अमीन है, इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, डिफरेंस 0.5 है, इसकी डाइपोल मोमेंट 1.32 होगी। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट ये बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है उस केस में डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उस केस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है उस केस में हमारी डाइपोल मोमेंट कम है। अब यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल एल्कोहल, O एंड कार्बन, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी 3.5 के आसपास होती है, कार्बन की 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 हो गया, एज़ कम्पेयर टू अमीन मोर हो गया, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन एंड फ्लोरीन, इस केस में हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, फ्लोरीन की हमारे पास 4 है, दोनों का डिफरेंस 1.5 है। अगर मैं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का कंपैरिजन करूं, फ्लोरीन वाले केस में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है, इस केस में उससे कम, इस केस में उससे कम, तो मेरी डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले केस में फ्लोरोमीथेन की सबसे ज़्यादा होगी, ये मेरी उससे कम होगी, ये मेरी उससे कम हो जाएगी। क्लियर? जब हमने डाइपोल मोमेंट देखनी है हम दो फैक्टर्स देखते हैं, वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकंड इज डिस्टेंस या ओरिएंटेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब मेरे पास कार्बन क्लोरीन हो, कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स मेरा ये बॉन्ड पोलर हो गया। अब हमारे पास CCl4 है, CCl4 में हमारे पास 4 पोलर बॉन्ड होते हैं, बट डाइपोल मोमेंट मेरी स्टिल 0 हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? इस केस में हमारे पास जो नेट है डाइपोल मोमेंट वो हमारी 0 होती है। वो हम कैसे देखते हैं? इस केस में हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर बॉन्ड की ये डायरेक्शन होगी, इसकी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड देखते हैं, कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव एंड होगा, इस केस में मेरे पास ये डायरेक्शन होगी। जो नेट है मेरी, जो इस डायरेक्शन में जितना बन रही है ना वैल्यू, इन तीनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना है। नेट मेरे पास डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गई, जो हमारे पास अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है CCl4 में चाहिए। ऑल्दो हमारे पास 4 पोलर बॉन्ड है, स्टिल हमारी जो डाइपोल मोमेंट है 0 आती है। अगर हम इसका कंपैरिजन डाइक्लोरोमीथेन से करें, डाइक्लोरोमीथेन दैट मीन्स CH2Cl2, इस केस में मेरे पास CCl बॉन्ड की नेट ये है, इन कार्बन एंड हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, नेट मेरे पास इस डायरेक्शन में वैल्यू 1.62 डाइपोल मोमेंट की आ जाती है। नेक्स्ट है मेरे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3, इस केस में ये पर्टिकुलर बॉन्ड की ये आ गई, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक मेरा यहाँ पे 2 पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है। नेट मेरी वैल्यू इन दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट है, तो नेट वैल्यू मेरी डाइक्लोरोमीथेन से कम आएगी, बट मेरी जो डाइपोल मोमेंट है दोनों डायरेक्शन की एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होती, जैसे CCl4 में एग्जैक्टली कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है, बट एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोरोमीथेन ये वैल्यू मेरी कम आती है। ओके।